सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन इरेडा काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इरेडा ने बताया कि फर्स्ट एवर परपेंचुअल बॉन्ड के जरिए ये 1247 करोड़ रुपए रेज कर रही है। अब देखा जाए तो फंड रेज की जब न्यूज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पर कंपनी ने फर्स्ट एवर परपेचुअल बॉन्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के आगे जानेंगे। बट ऐसा नहीं कि कंपनी पहली बार आपको फंड रेज करती हुई दिखी है इस साल या फिर इस महीने। अभी कुछ टाइम पहले या फिर बोल सकते हैं एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले ही आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी। न्यूज़ दोस्तों ये था कि इरेडा के शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया था 5,000 करोड़ का फंड रेज वाया QIP। और ये कंपनी पिछले कुछ टाइम से कई बार फंड रेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सुना चुकी है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने अपनी बोरिंग लिमिट को भी बढ़ाया था 5,000 करोड़ से। तो कंपनी बोरिंग लिमिट्स को बढ़ा रही है, कंपनी लगातार फंड रेज कर रही है। तो क्यों कर रही है, इसके रीजंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी कुछ टाइम पहले ही इसके जो CMD हैं उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी कि इंडिया को अगर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन करनी है तो फिर इंडिया को करेंटली 40 से 46 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अब इतना बड़ा मार्केट है तो इतने बड़े मार्केट में फाइनेंस की तो ज़रूरत होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है वो अपने लोन बुक को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और इसके लिए उनके पास होने चाहिए अच्छे खासे पैसे। और इसलिए इरेडा पिछले कुछ टाइम से लगातार आपको फंड रेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हुई दिख रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परपेंचुअल बॉन्ड के बारे में। अब देखो, 2 टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉर्मल बॉन्ड और एक होता है परपेंचुअल बॉन्ड। बट नॉर्मल बॉन्ड क्या होता है और ये क्या होता है, दोनों का अंतर समझ लो आप। नॉर्मल बॉन्ड मतलब कोई भी कंपनी जब बॉन्ड इशू कर रही है उसको आप खरीदते हो, लाइक 1 लाख रुपये का मान लो आपने खरीद लिया, तो जो भी आपका रेट है, इंटरेस्ट रेट पे आप खरीदते हो वो आपको मिलता है। और इसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है। उस डेट के बाद कंपनी आपसे वो बॉन्ड रिडीम कर लेती है, वापस ले लेती है, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो मिलना बंद हो जाता है। अब परपेंचुअल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी मैच्योरिटी डेट होती नहीं है। इसलिए आपको ये बॉन्ड जब भी कोई कंपनी इशू करती हुई दिखेगी तो बहुत बड़ा नंबर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, छोटा नंबर देखने को मिलेगा कंपनी के लेवल के हिसाब से। इस वजह से आपको यहाँ पर 1247 करोड़ का ही नंबर देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब होता क्या है, इसके मतलब ये है कि कोई भी मैच्योरिटी डेट है नहीं, तो कंपनी के पास ऑथोरिटी ही नहीं है कि आपसे वो बॉन्ड रिडीम कर सके। लाइक आपने 1 लाख रुपये का खरीदा, मैच्योरिटी डेट है नहीं, तो आपसे वो बॉन्ड कंपनी वापस ले नहीं सकती, और वापस नहीं ले सकती तो इसका मतलब ये है कि लंबे टाइम तक कंपनी आपको उस बॉन्ड के ज़रिए आपको पेमेंट करती रहती है, और ये पेमेंट बेसिकली कूपन पेमेंट के थ्रू होता है। तो ये था कंप्लीट बोल सकते हैं डिफरेंस परपेंचुअल बॉन्ड और रेगुलर बॉन्ड के बीच का। और जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, यानी कि डीमार्ट। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेबिनार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सो दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 23 मार्च को हम एक वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेरीज की है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनसे जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद काफ़ी कम सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी देखने को मिलेगा। लिंक के थ्रू जाकर व्हाट्सएप आकर अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। वेबिनार के कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेबिनार में हम सिखाने क्या वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे खराब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, और साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स मैं बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पास्ट में ये जो सारी सेटअप्स क्रिएट हुई हैं उसके बाद एक अच्छी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, और वो रिटर्न्स हमने ग्रैब भी किया था। और इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पहले भी कंडक्ट किया है वेबिनार के जरिए, और उसका जो फीडबैक रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिमिटेड सीट है, फटाफट जाकर आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, क्योंकि आज के दिन ये भी कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिखी थी। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि डीमार्ट 175 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अपनी सब्सिडरी में। अब ये सब्सिडरी का नाम क्या है, तो नाम है दोस्तों एवेन्यू ई कॉमर्स। अब देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर कई सारे आपको बोल सकते हैं शॉप्स देखने को मिलते हैं, रिटेल्स देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से डीमार्ट हम अलग बोलते हैं, और एवेन्यू सुपरमार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये मतलब निकलता है
कि जितनी भी शॉप एंड डिटेल्स हैं उसको एवेन्यू सुपरमार्ट ओन करती है। तो एवेन्यू ई कॉमर्स जो इसकी सब्सिडरी है उसमें ये कंपनी लगभग 175 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आपने एक चीज़ तो देखा ही है कि इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं और कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर हुए हैं। पिछले एक साल में ही कंपनी के रेवेन्यू सिर्फ 18% से ग्रो किए हैं और वही कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उसमें सिर्फ हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट वही 5 साल, 10 साल या फिर 3 साल का CAGR अगर हम देखें तो वहाँ पर नंबर एकदम हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डीमार्ट से बेटर उम्मीद करेंगे नंबर्स की। और दोस्तों, अभी पिछले 5 मंथ का इन्फ्लेशन डेटा देखोगे तो हर बार एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इंडिया के जो CPI इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो हमें कम ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि इस साल हमें 75 बेसिस पॉइंट से रेट कट देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ी से अगर इन्फ्लेशन गए नीचे तो हो सकता है कि 1% से भी रेट कट हमें देखने को मिल जाए। अब दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग नोट कर लेते हैं। अब इंडिया के करंट इन्फ्लेशन को देखते हुए उम्मीद किया जा रहा है कि FMCG सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं या फिर बोल सकते हैं उनके जो प्लेयर्स हैं उनके रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं 6 से लेकर 8% से FY26 में। मैं बात कर रहा हूँ FMCG सेक्टर के प्लेयर्स की, मैं डीमार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। डीमार्ट FMCG कंपनी नहीं है, डीमार्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो FMCG हैं। लाइक अगर बात करें FMCG सेक्टर में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी तो अल्टीमेटली डीमार्ट में तो ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि डीमार्ट के शॉप में वो सारे प्रोडक्ट तो देखने को मिलते हैं, बट उसके अलावा नॉन FMCG प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं और मर्चेंडाइज एंड अपैरेल डिवीज़न भी देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन के गिरावट की वजह से FMCG सेक्टर अगर अच्छा करती है तो कहीं ना कहीं इससे उम्मीद बढ़ेगा कि नॉन FMCG सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपनी का हाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट प्रॉफिट का जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरेल डिवीज़न भी अच्छा कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को जिसका नाम है CDSL। अब दोस्तों, CDSL पिछले कुछ टाइम से अच्छा खासा गिरी है और इसके बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिस आर्टिकल में मेंशन है CDSL टू BSE यानी कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को ज़रूरत है लगभग 90% भागने का अगर उसको रिक्लेम करना है अपने प्रीवियस हाई को। अब आप सोच रहे होंगे कि CDSL तो भाई उतना गिरी ही नहीं, लाइक अगर 52 वीक हाई से देखा जाए तो 41.2% नीचे है, तो CDSL को 90% भागने की क्या ज़रूरत है, वो तो सिर्फ 41% भागेगी ना। तो आप गलत है, क्योंकि बोला जाता है आपको टॉप लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। और ये क्यों बोला जाता है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये का है, आपने 1000 रुपये पे इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट क्रैश हो गई, वो स्टॉक का प्राइस 500 रुपीज़ पे आ गया। इट मीन्स वो कितना गिरी, लगभग 50%। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वापस से 50% ऊपर जाएगी तो वापस से इसका प्राइस 1000 रुपये हो जाएगा, तो नहीं, वापस से अगर 50% ये 500 से ऊपर जाती है तो इसका प्राइस होगा 750 रुपये। इसको यहाँ से 100% भागना होगा अपने प्रीवियस हाई तक जाने के लिए। तो इस वजह से बोला जाता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो हमेशा वैल्यूएशन को देखकर, प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या नहीं। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। अब अंडर वैल्यूड कंपनी का एग्जांपल वो कैसे देते हैं मुझे पर्सनली समझ नहीं आता। वो बोलते हैं जिस कंपनी का P कम है वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस कंपनी का P ज़्यादा है वो ओवर वैल्यूड है, वो भी मुझे ऐसा नहीं लगता। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, लेट सपोज कोई कंपनी का इंडस्ट्री P 30 का है और उस कंपनी का P 6 का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको लेकर लोग अंडर वैल्यूड की बात तो करेंगे। बट अगर उसका 6 का P है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज़ तो पता है कि वो कंपनी की फ्यूचर प्लान कुछ खास नहीं है, कंपनी के ग्रोथ रेट आने वाले कल में कुछ खास अच्छे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से ही तो वो कंपनी को मार्केट उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रही है। बट अगर वो कंपनी के पास अच्छे प्लान्स होते तो वो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 6 नहीं 60 का भी हो सकता था। और वो 60 का जब P रहेगा तब आपको देखना है कि वो 60 का P जस्टिफाइड है या फिर वो फ्यूचर में जाकर गिर सकता है। अब जस्टिफाइड कैसे हो सकता है और फ्यूचर में जाकर गिर कैसे सकता है? जस्टिफाइड तभी हो सकता है जब कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हो और फ्यूचर में भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और गिर तब सकता है जब कंपनी के फ्यूचर के नंबर्स में एक क्लैरिटी ना हो कि अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को नोट करो। और अभी CDSL में क्या हुआ है, जब भी बियर मार्केट आता है तो CDSL हो या बाकी की कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हो, उनके नंबर पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आगे चलकर नंबर कैसे होंगे, क्योंकि डिमेट अकाउंट ओपनिंग तो स्लो हो जाती है बियर मार्केट में।
और इस वजह से देखो एक टाइम पे 75 की पी पे आपको CDSL चल रही थी, बट अभी कितना 40 की पी के आसपास आ चुकी है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा वैल्यूएशन को देखकर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। वैल्यूएशन किसी कंपनी का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और वो वैल्यूएशन को वो सस्टेन भी कर सकती है और इग्नोर भी कर सकती है। बट आपको सिर्फ उस कंपनी को एनालिसिस करके ये पता करना होता है कि फ्यूचर में कंपनी के नंबर्स कैसे होंगे और प्रेजेंट में कंपनी के वैल्यूएशन ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें बस आप क्लियर कर लोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, यानी कि Naukri.com। अभी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर दे रही है स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर आप कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिस्टॉल लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।